नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में शराब माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी एक बानगी राजगढ़ में दिखी। पुलिस जब इन माफिया के अड्डों पर दबिश देने गई तो पुलिस पर हमला करने से भी ये माफिया चूके नहीं। शराब माफिया ने पुलिस पर पथराव किया। हालात यहां तक पहुंच गए कि बचाव में पुलिस को हवाई फायर करने पड़े, साथ में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अभी हाल ही में मुरैना में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत के बाद अब सरकार बेहद सख्त है, तो प्रशासन की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन यहां सवाल शराब माफिया के बुलंद हौसलों और उनके संरक्षण को लेकर है कि प्रदेश में शहर शहर कैसे यह गोरख धंधा शुरू हो गया है। क्या प्रशासन की जानकारी के बगैर शराब का यह गोरख धंधा मुमकिन हो सकता है? गोरख धंधा करने वालों के सिर पर हाथ किसका है और अवैध शराब पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही है सरकार? इस मुद्दे पर तफसील से बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में शराब माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तस्वीरें राजगढ़ की है और मामला अवैध शराब से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीरें चौंकाती हैं, डराती हैं और सवाल उठाती हैं कि आखिर एमपी में ये हो क्या रहा है। आखिर शहर शहर शराब का काला कारोबार कैसे चल रहा है? प्रदेश में अवैध शराब के माफिया इतने बेलगाम कैसे हो गए हैं कि पुलिस तक पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे। अरे ये बंदूक सही नहीं है। अरे सही है, सेल सही नहीं है, सेल सही नहीं। दरअसल राजगढ़ पुलिस अवैध शराब की भट्टी पर छापा डालने गई थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव किया गया। हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। शराब माफियाओं का सामना कर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर भट्टियों में अवैध शराब तैयार की जा रही थी। तस्वीरें देख आसानी से समझा जा सकता है कि कच्ची शराब की पूरी फैक्ट्री यहाँ चल रही थी। पुलिस ने यहाँ 12 लाख रुपए कीमत से ज्यादा की शराब को नष्ट किया और करीब 4000 लीटर कच्ची शराब जब्त की। इन सब के बीच विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में 15 साल के दौरान माफिया तंत्र के ऊपर शिवराज सिंह चौहान जी का हाथ रहा। 15 महीने में हमारी सरकार ने प्रदेश को माफिया मुक्त करवाने की कोशिश करी, लेकिन माफिया ने पैसा लगा के हमारी सरकार गिरा दी। अब शिवराज जी के बनते ही माफिया 4 गुनी ताकत के साथ फिर से सक्रिय हो गए। अव्यवस्था को अगर हमको व्यवस्था में लाना है ना, गलत काम को रोकना है, तो जो उनका गलत काम करने वालों का एक गिरोह रहता है, तो जब उसके हित पे चोट पहुंचेगी तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा, वो हमला भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन सरकार उनको दबाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फत्तरबाजों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अवैध दारू वालों के खिलाफ भी होगी। जो भी अवैध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमने किया, उससे जनता प्रसन्न सुखी है और जितने भी गलत काम है उनको सबको हम खत्म करेंगे। सवाल सिर्फ कार्रवाई को लेकर या फिर राजगढ़ या फिर मुरैना को लेकर नहीं है। इन 5 तस्वीरों को देखिए। मुरैना कांड के बाद एक्शन में आई सरकार को अवैध शराब का गोरख धंधा पकड़ने में कामयाबी तो मिली है, लेकिन इससे भी बेलगाम शराब माफियाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में सीधा सवाल यही है कि शहर शहर आखिर यह गोरख धंधा कैसे शुरू हो गया? एमपी में शराब माफियाओं को किसका संरक्षण है? प्रशासन की जानकारी के बगैर शराब का गोरख धंधा आखिर कैसे मुमकिन? गोरख धंधा करने वालों के सिर पर किसका हाथ है? और अवैध शराब पर शिकंजा आज तक सरकार क्यों नहीं कस पा रही? टीम न्यूज़ स्टेट। तो सवाल आपने सारे देख लिए कि शहर शहर ये गोरख धंधा क्यों चल रहा है। जब किसी की मौत होती है तभी ये सब याद क्यों आता है? लगातार क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई की जाती? कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं, फिर हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ चैतन्य भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पी.के. अग्रवाल जी पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी के प्रवक्ता और हमारे साथ में योगेश यादव जी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश केशवानी जी, जब किसी की मौत होती है
कुछ लोगों की जान चली जाती है, तभी ये अफरा तफरी क्यों मचती है, तभी इस तरह की कार्रवाइयां फिर ताबड़तोड़ क्यों होती हैं, फिर थोड़े दिनों बाद क्यों अधिकारी, आबकारी विभाग ये सब सो जाते हैं और फिर क्यों इंतजार करते हैं कि किसी की मौत होगी तब जागेंगे, तब तक एक नींद ले लेते हैं। देखिए हिमांशु जी, कोई भी मौत हो वो दुखद है निश्चित रूप से, और शासन प्रशासन दोनों इस पे निगरानी जमाए हुए हैं कि कहीं पे भी कोई इस टाइप की घटनाएं पुनरावृत्ति न हो। आप देखेंगे कि मुरैना की घटना से सबक लेते हुए तुरंत ही एक जांच दल भोपाल से वहां पहुंचा, थाने का भी अवलोकन किया, उस क्षेत्र में जहां पे थे, ये सब बातें सब कार्य की गई हैं। और निश्चित रूप से अब जो पूर्ववर्ती सरकार थी, हमारे अभी जो आपके प्रवक्ता साथी कांग्रेस के जो बाइट दे रहे थे उसमें बोल रहे थे, तो माफिया को सिर्फ और सिर्फ दिखावे का काम उन्होंने किया। बाकी हमारी सरकार जिस स्पीड से कार्य कर रही है, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में चाहे वो भू माफिया हो, शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, कोई भी टाइप का माफिया हो, अतिक्रमणकारी हो, ये सब अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। लेकिन मामा जी की इस आप देखेंगे कि हमारे गृह मंत्री डॉक्टर भरे लहजे का असर क्यों नहीं हो रहा है केशवानी जी? मेरी हिमांशु जी पहले उसमें मेरी बात तो हो जान दीजिए, पहले मेरी उसमें बात तो हो जान दीजिए, पूरी बात जो आपने पहले प्रश्न किया है, जब आप उसका ही उत्तर नहीं लोगे फिर दूसरे प्रश्न पे कैसे आएंगे? मैंने पूरी बात तो स्पष्ट गृह मंत्री जी ने भी कर दिया। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पत्थरबाजों को लेकर भी कानून बना, तो सरकार सख्त है इस मामले में, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको चेताना भी चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में माफिया अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें। मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, आपने बोल दिया, मैं देखिए फिर से अब आप अभी कमल पटेल जी ने स्पष्ट कर दिया दुर्गेश केशवानी अगर जी, मेरा मकसद आपको भी बीच में कोई कर रोकने रहा का नहीं है। दुर्गेश केशवानी जी, मेरा मकसद आपको बीच में रोकने का नहीं नहीं, है। बोलिए, आप बोलिए। जगह जगह बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या फिर जो मंत्री हैं या खुद मुख्यमंत्री हैं चेता रहे हैं, लेकिन उस चेतावनी भरे लहजे का असर नहीं दिख रहा है। अगर असर दिखता तो क्या आज इन शराब माफियाओं की इतनी हिम्मत होती कि पुलिस पर खुद वार कर देते ये लोग? देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया अगर क्रिया की कोई भी प्रतिक्रिया कर रहा है तो हम लोग ने भी आगे कार्रवाई करेंगे। अगर कोई इस टाइप की भी कर रहा है, अगर कोई रिप्लाई कर रहा है, अवैध कारोबार अगर अवैध कारोबार, चोरी और ऊपर से सीना चोरी भी कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनका फन भी कुचला जाएगा। मैंने आपके माध्यम से बड़ी गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूं हिमांशु जी, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं बातों को बहुत सी कार्रवाई हुई है। आज ही आप देखेंगे भोपाल शहर में करीब 28 लाख करीब की कीमत 1800 लीटर कच्ची शराब जब्त हुई है। इसके अलावा और भी जहरी शराब, जहां ग्वालियर की बात हो, इधर अनेकों जगह बात हो, सभी जगह हम कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे ड्रग्स की बात हो तो हमने ड्रग्स माफिया को भी हमने उस पर भी चेताते हुए हमने रायपुर रीवा में बड़ी कार्रवाई की, इंदौर में आप देखेंगे ड्रग माफिया के खिलाफ हमने कितनी बड़ी कार्रवाई की। सर, आपकी इन कार्रवाइयों पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम लगातार जो सवाल पूछ रहे हैं कि जब कोई बड़ा मामला सामने आता है, कुछ लोगों की जान चली जाती है, उसी के बाद आप लोग इतना एक्टिव नजर आते हैं। जो आज आप भोपाल, ग्वालियर और बाकी जगहों की बात कर रहे हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, ये कार्रवाइयां वक्त रहते पहले क्यों नहीं की गई थी, इस पर हम बात कर रहे हैं। योगेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्गेश जी ने अपनी बात। हिमांशु जी, आप जानते हैं कि जैसे कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि हम चुस्त हैं, हम बड़े मजबूत हैं और हम कार्रवाई करेंगे, ये सब बातें बेमानी इसलिए कही जाएगी कि ये पहले क्रिया, जैसे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो क्रिया तो हो ही रही है असामाजिक तत्वों के द्वारा, चाहे वो शराब माफिया हो या दूसरे तरीके के माफिया हो, उनकी क्रिया तो हो रही। आप प्रतिक्रिया करने में इतना विलंब योगेश जी, लगता है मुझे लगता है कि आपने कांग्रेस से नाराजगी के रहते हुए मीडिया से संबंध आपने कम करनी है अपने। आप देखिए योगेश जी, पहले पूरी बात सुना करें। नहीं, आप गलत बयानबाजी मत करिए। आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, निरंकुश कैसे हो जाते हैं? आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इतने निरंकुश या असामाजिक तत्व कैसे हो जाते हैं, कैसे इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं? 15 माह के कमलनाथ की सरकार में ये सारे अपराधी मध्य प्रदेश छोड़कर भाग गए थे और जब ही दोष हो गए थे, इनका पता नहीं था। मैं बता रहा हूं आपको, आपने सवाल, आज शराब माफिया फिर कांड करने लगे। आपने सवाल कर दिया अपना हिसाब, देखिए आपने अपना सवाल कर दिया। नहीं,
ये इट्स नॉट ए वेरी फेयर। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बोलने दिया था। आपने सवाल पूछा ना योगेश जी। हिमांशु जी, योगेश जी सवाल पूछा ना आपने। वो बातों का मेरे से रिपोर्ट मांग रहे हैं। 15 महीने के कार्यकाल में क्या हुआ हमें सबको मालूम है। तब आपने योगेश जी तब आपने अपनी बात क्यों नहीं कही जब उमंग श्रृंगार ने मीडिया के समक्ष आके आप ही के सरकार के मंत्री थे। तब ये फिर कैसे पनप के वापस आ गए? नहीं वैसे हर जगह ऐसी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपके वक्त पे भी एक सही मुद्दा उठाया दुर्गेश केसवानी जी ने, जो उमंग श्रृंगार की यहां पर बात की है कि आपके वक्त पर भी सवाल उठाए गए थे। तो हर वक्त हर जगह ऐसी तस्वीरें हमने देखी भी हैं। लेकिन मेरा एक सवाल यहां पर जो हमारे साथ में जुड़े हुए एक और मेरा प्रश्न है। हाँ, एक सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पूछ लीजिए भाई, पूछ लीजिए। इसमें सब ब्यूरोक्रेट को कोई डर नहीं है, प्रशासन का कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, तो इस तरीके के देखिए हिमांशु जी, आज मेरे मित्र यहाँ बैठ के जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, आप ये बता दीजिए, जब आप लोगों को कार्रवाई 15 महीने का मौका मिला था तो आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनको परेशान किया माफिया के नाम से, और आज आप जो बोल रहे हैं, देखिए ये तो आप आरोप लगाते रहेंगे। आप दोनों सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन जो ये बात यहां पर कही जाएगी कि कांग्रेस सरकार में बीजेपी वालों को माफिया ठहरा दिया, बीजेपी सरकार में कांग्रेस वालों को माफिया ठहरा दिया, तो फिर हमारी चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छा सा कुछ निकल के सामने आ जाए। और डॉक्टर पीके अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कई तरह के आरोप लगते हैं कि प्रशासन की मिलीभगत होती है। किसी एक क्षेत्र में, किसी एक शहर, गांव, कस्बे में कहीं पर अगर बहुत सी शराब की भट्टियां लगी हों, एक नहीं 5 से 6 भट्टियां लगी हों, कम से कम वहां पर 70 से 80 ड्रम शराब के अगर मिल रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि अधिकारियों को, वहां के क्षेत्रीय आबकारी विभाग को उसकी जानकारी नहीं होगी, या फिर ये सब मिलीभगत से चलता है? नहीं, ये पूरी जानकारी एक्साइज विभाग को और पुलिस विभाग दोनों को है, और वो इसमें शामिल है इस षड्यंत्र में। लेकिन हमें इसकी जो बेसिक वो है वो समझना होगा। प्रथम तो जिन्होंने अटैक किया पुलिस पे, उसमें उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और पुलिस और एक्साइज को मिलके बहुत बाहरी फोर्स लेके ऐसी जगह जाना चाहिए। कम फोर्स लेके जाने पे ही पथरावबाजी होती है। अगर उन्हें पता है कि फोर्स अधिक है तो वो भाग जाते हैं और वो अरेस्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी इनकी भूल हुई, क्योंकि सब जगह माफिया है। अरे माफिया जनरेट क्यों होता है, माफिया होता क्यों है? एक्चुअली जो मध्य प्रदेश सिस्टम है ठेकों का, उसमें कुछ केंद्रीकरण है। हमें विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है। हमने देखा शिवपुरी में ठेका हुए, पूरे जिले का ठेका होता है, उसमें 2 करोड़ की आपको अर्नेस्ट मनी देना है। 2 करोड़ की अर्नेस्ट मनी कौन दे सकता है? वो छोटा मोटा ठेकेदार तो दे नहीं सकता। इससे क्या होता है, जो छोटे मोटे ठेकेदार थे स्थानीय लेवल पर, वो अवैध शराब का धंधा करने लगे हैं। वो मतलब सरकारी दुकान ना मिलने पर अवैध शराब, और वो बड़े पावरफुल हैं। तो हमें ये देखना होगा जो सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग है, जो रूल्स है, इसके अलावा रूल्स में क्या है, एक एडवाइजरी कमेटी का गठन भी होना चाहिए। वो देखे कि ठीक तरह से लाइसेंस दिया जा रहा है, ठीक तरह से दुकानें चल रही हैं, जो गुणवत्ता है शराब की वो ठीक है कि नहीं। मैं सोचता हूँ ये इस पर की एडवाइजरी कमेटी ना तो देहातों में है ना ही शहरों में, जो होना चाहिए रूल्स के अंदर। इसके अलावा जो एक्साइज एक्ट है वो 1915 का है, उसमें जो अवैध शराब के बारे में एक अलग से चैप्टर होना चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि पुराने समय में तो ऐसा होता नहीं था। तो इस प्रकार का ये एक्ट में भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और ये देखना होगा कि जो शराब बेची जाती है उसमें पानी अधिक मिला रहता है, इसलिए जब लोग शराबी दुकान पर जाता है तो वो सोचता है कि शराब की सरकारी दुकान पर जाने से क्या फायदा है, हमें कम दाम पर उतनी नशे की जो शराब है वो वहाँ मिल रही है अवैध, तो मैं वो क्यों ना उपयोग करूँ। तो ये शराब की दुकानों का जो इंस्पेक्शन है उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो बात तो यहाँ पर यही है ना कि सब जगह मुनाफे के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अधिकारी मिले हुए हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, फिर एक बार एक आंधी चलती है और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जाती हैं। चैतन्य भट्ट जी, गली गली में गोरख धंधा चल रहा है इस वक्त, क्योंकि जो लगातार कार्रवाइयां की जा रही है सरकार की तरफ से, फिलहाल में वहां पर तो हम यही कह सकते हैं कि हर जगह इस तरह के अवैध गोरख धंधे चल रहे हैं। यहां पर आप सरकार जो कार्रवाई कर रही है, आप किस भूमिका में उसे देखते हैं और कहां आप कमी पाते हैं?
देखिए, अभी आपके अग्रवाल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, वो तो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कि प्रशासन और पुलिस की मिले भगत के बिना इस तरह का कोई भी धंधा नहीं चल सकता। पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से इस बात की जानकारी होती है कि कहाँ जुआ चल रहा है, कहाँ सट्टा चल रहा है, कहाँ अवैध शराब बना है। लेकिन चूंकि महीना बंधा होता है, इसलिए वो जानबूझ के उस पर आंखें मूंद। महीना बंधा। दूसरी बात, जब कोई घटना होती है तो शासन उस पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारी को निर्देशित करता है। और देखिए, आपके तत्काल में उन तमाम अड्डों पे पुलिस और आबकारी विभाग के लोग पहुंच जाते हैं जहां पे इस तरह का अवैध धंधा है। इसका मतलब है कि उनको मालूम रहता है कि कहाँ पे इस तरह के धंधे हो रहे हैं। लेकिन चूंकि मिलीभगत होती है, चूंकि भ्रष्टाचार होता है, उसमें बहुत पैसा दिया जाता है इन सब धंधों में, इसलिए मुझे लगता है कि वो कभी इस तरह की चीजों पे ध्यान नहीं देते। चूंकि मुरैना की बात हो गई जिसमें 24 लोग मर गए, इसलिए शासन भी बहुत ज्यादा तेजी से आक्रामक हो गया। उन्होंने अधिकारियों को, पुलिस को, प्रशासन को आदेश दिया कि आप ताबड़तोड़ कार्रवाई कीजिए। अभी आप देखिए, माफिया वाला मामला भी जो है, उसमें तमाम शहर में माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनके बड़े बड़े घर तोड़े जा रहे हैं, बंगले तोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रशासन को उन तमाम माफियाओं के बारे में जानकारी थी, उनकी पूरी कुंडली उनके पास। लेकिन रातों रात आप कैसे उनकी पूरी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं कि ये अवैध रूप से धंधे करते थे, या इनका अवैध रूप से मकान बना हुआ है या बंगला बना हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सारी चीजें जो है बिना पुलिस के और बिना प्रशासन के, आबकारी विभाग के मिली भगत के नहीं हो सकता है। लेकिन जबलपुर का ही आपको एक उदाहरण दें कि यहाँ के बड़े अफसर आबकारी विभाग के हैं, उनको हटाने के लिए तमाम अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको हटाने की बात की। इवन कलेक्टर ने भी उनके खिलाफ कार्यवाही की चिट्ठी लिखी शासन को, लेकिन वो बकायदा यहाँ जमे हुए हैं। तो ये भी तो एक राजनीतिक संरक्षण है ना। बिना राजनीतिक संरक्षण के वो अधिकारी कैसे यहाँ बना रह सकता है, जिसमें तमाम तरह के आरोप। तो पता सब रहता है, यानी सवाल वही है, पता सब रहता है, जानकारी सब रहती है, आप रातों रात एक्शन भी ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है कहां पर क्या हो रहा है। लेकिन जब तक आपको मलाई मिल रही है अच्छे तरीके से, तब तक आप मलाई खा रहे हैं। लेकिन किसी दिन अगर दूध फट गया तो फिर वो साफ सफाई के काम में लग जाते हैं कि हाँ, बात अब ऊपर तक पहुंची है, लोगों की जान गई है, आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो रहा है। योगेश जी, क्या ये इतना कठिन है इस नेक्सस को तोड़ पाना, जो रिश्वतखोरी चलती है, जो भ्रष्टाचार चलता है, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय थाना, जो महीना, जो शब्द इस्तेमाल किया चैतन्य भट्ट जी ने, जो दारू के ठेके उनके महीने बंदे रहते हैं, जो क्षेत्रीय थाना रहता है, क्या इनको तोड़ पाना इतना कठिन है किसी भी सरकार के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे दोनों चैतन्य भट्ट साहब और पूर्व आईपीएस साहब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि इतनी स्पष्ट साफगोई आपने दी है और इतनी स्पष्ट ये व्यवस्था के खिलाफ आपने बोला है, आपको हार्दिक बधाई। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये जड़ कहां से शुरू हुई? ये जड़ शुरू हुई है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बना दिया। मध्य मतलब शराब का प्रदेश बना दिया। आपको रेवेन्यू जनरेट करना थी, बहुत सारे संसाधन थे हमारे पास, खनिज के संसाधन थे हमारे पास। देखिए, दुर्गेश जी को बोल दीजिए, कभी तो राजनीति से उठकर भी आपको बात करना चाहिए, सामाजिक मुद्दे पे ऊपर बात हो रही है। या तो इनसे कहिए कि चुपचाप हो जाए या मैं चुप हो जाता हूँ। वैसे योगेश जी, अरे तो क्या आपका जो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का एक धर्म बन चुका है, झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, आपको डिबेट में नहीं ये सिर्फ झूठ बोलने के ऊपर आप लोग। दरअसल बात यहाँ पर आपने पीके अग्रवाल जी का धन्यवाद दिया, आपने चैतन्य भट्ट जी का धन्यवाद दिया, क्योंकि बहुत सफाई से वो साफगोई से अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे। आप आए, आपने शुरुआत की, सीधे बीजेपी पर अटैक कर दिया। मैं ये बात पूछता हूं, ठीक है आप करिए, आपका काम है, करिए, नहीं अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये विपक्ष की मजबूती है। लेकिन कोई सुझाव तो होगा आपके पास। आप लोगों ने तो शराब की दुकानें बंद नहीं की ना, आपने भी नहीं की, रेट वहां भी बढ़े थे। सुझाव बताइए, सुझाव बताइए दुर्गेश जी। इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए बस। दुर्गेश जी, इसके बाद आप ही पर आऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए बस प्लीज। हाँ, नहीं होंगे इनके पास। मध्य प्रदेश की लुंजबुन सरकार प्रशासन में कसावट नहीं लाएगी, राजनीतिक संरक्षण ऐसे माफियाओं को मिलना बंद नहीं होगा। हाँ। जब तक इस मध्य प्रदेश का उद्धार नहीं हो सकता, पहले पारदर्शिता रखिए और अपने आप को पहले पवित्र बनाइए, राजनीतिक संरक्षण देना बंद कीजिए। जब मध्य प्रदेश के हालात, ठीक है, अब आपकी बात हो गई। यहाँ दुर्गेश जी, हिमांशु जी, हाँ। ये एक दुर्भाग्य की बात है, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आज एसपी और कलेक्टर ने ये कहा, मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके वहां शराब कांड कैसे हो गया, तो वो बोलते हैं हम देखते हैं। मतलब देखते हैं, इसका मतलब निरंकुश हो गया, ब्यूरोक्रेट निरंकुश होता जा रहा है। ठीक है, आपकी बात हो गई। अब दुर्गेश जी, हाँ
दुर्गेश जी कहिए अपनी बात। देखिए हिमांशु जी, मेरे मित्र राजनीतिक बातें कर रहे हैं, वो राजनीतिक बातों का फिर मैं उनको अगर राजनीतिक हिसाब से ही जवाब दे देता हूं। जिस सरकार ने 15 महीने सिर्फ तबादले किए हों, रिचार्ज और प्रीपेड के हिसाब से जब अधिकारियों को ट्रांसफर होते हैं तब ये घटनाएं होती है। हम कोरोना काल में, हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में पदार्पण किया। हम कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस फोर्स हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, अनेक संगठन सब मिलकर कोरोना से निपटने के लिए लग गए। पर चूंकि ये जो बड़ी घटना मुरैना में हुई है, हमारा एक जांच दल स्पॉट पे गया है। जो जांच के जो बिंदु आएंगे निश्चित रूप से उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। और जो डॉक्टर अग्रवाल ने निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातें रखी, स्पष्ट रूप से उन्होंने बातें कही, तो निश्चित ही अगर ये इंस्पेक्शन की जो बातें की है इन्होंने शराब एक सामाजिक बुराई है हिमांशु जी, उसको मिटाने के लिए माननीय शिवराज जी अनेकों बार चैनल पे बोल चुके हैं कि शराब, अगर मध्य प्रदेश शराबबंदी की ओर बढ़ता है तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है, एक दिन में कोई नष्ट होने खत्म होने वाली नहीं है। पर इसके बाद भी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि नर्मदा किनारे की जितनी दुकानें थी उन्होंने बंद कर दी और उन्होंने बड़े ही उन्होंने स्वीकार किया कि मैं ऐसे 9,000 करोड़ के राजस्व को लाभ मानता हूं। अगर मेरा प्रदेश अधिकारी हैं, 7.5 करोड़ जो जनता, स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय आबकारी विभाग है, वो इस सामाजिक बुराई को फैला रहा है और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। मुझे बस आपसे ये बात जाननी है, ये बात आप भी बखूबी जानते होंगे, आपके अंदर मेरे से ज्यादा अनुभव है कि दुर्गेश जी, हर पुलिस थाने को, हर आबकारी विभाग को पता रहता है कि कहां पर क्या अवैध शराब बन रही है। उस पर आप रोक कैसे लगाएंगे, ये बताइए आप बस। देखिए आप देखेंगे मुरैना में जो कार्रवाई हुई है, पूरा का पूरा स्टाफ, एसपी, डीएसपी और पूरा थाने स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। उनको निश्चित रूप से इस चीज का क्लैरिफाई करना पड़ेगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटे। हिमांशु जी, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि अगर इस टाइप की कोई भी आगे होती है, जो देखिए जो चीजें ऐसे उसमें कांड जो वहां पे जांच दल गया है वो चीजें लेके आएगा, उसको अमली जामा पहनाकर भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमारी ये सरकार सचेत है। अगर पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही बरती जा रही है तो हर बार लोगों की जान जाती है, उसके बाद हर बार कहा जाता है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, हम इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ये एक तरह से एक प्रोसेस से दोहराई जाती है, घूमती रहती है, रुकता नहीं है ये सिलसिला। डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, सर कोई सजेशन आप देना चाहें शॉर्ट में, एक ऐसा सजेशन जो इस सरकार के लिए कुछ अच्छे कदम उठा सके? मैं देखिए, ऐसा कोई शराब पीने वालों को भी गिरफ्तार होना चाहिए जो स्पाइस शराब पीते हैं। दूसरा है कि इन लोगों के इलाज की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। तो मेथनॉल होता है, उसका एथेनॉल से अगर इलाज किया जाए तो ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा गांधी जी का वाक्य याद रखना चाहिए। गांधी जी ने कहा, ऐसा राजस्व जो सामाजिक और नैतिक रूप से हमारे समाज को पतन करता है, मैं उसको चमचे से नहीं छूंगा। तो सरकारों को याद रखना होगा, मध्य प्रदेश सरकार को, कि जो राजस्व बढ़ाने में एकदम से ना दौड़ें। गांधी जी का वाक्य याद रखें और राजस्व का उतनी सीमा तक ही बढ़ाने की कोशिश करें जिससे कि उसमें समाज में एक बैलेंस रहे। चैतन्य भट्ट जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस वक्त, क्योंकि बहुत जरूरी है ये बात समझाना सरकार को कि ये लगातार चलना चाहिए, फिर इंतजार नहीं करना चाहिए। को बढ़ाते हुए 13,000 करने की बात की थी, ये कमलनाथ सरकार थी मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी जिसने 9,000 करोड़, चैतन्य जी 13,000 करोड़ करने की बात की थी। और शिवराज जी ने क्या किया, इसके विपरीत उन्होंने कहा। ठीक है जी, चैतन्य जी अपनी बात रख दीजिए। जी, तो ठेकेदारी प्रथा जो है, अभी सिंडिकेट बना के लोग ठेका ले लेते हैं जिसमें करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। ठीक है, राजस्व जरूरी है सरकार के लिए, लेकिन बिहार जैसा अगर प्रदेश जो बहुत गरीब माना जाता है, पिछड़ा माना जाता है, अगर वहाँ इच्छा शक्ति के आधार पर उन्होंने शराबबंदी की है, तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि शराब एक निश्चित तौर पे एक सामाजिक बुराई है, बड़े बड़े परिवार बर्बाद हो जाते, विशेषकर गरीब तबके के लोग। ठीक है सर, ये बात आप 30 सेकंड। हाँ दुर्गेश जी 30 सेकंड प्लीज।
देखिए, जो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी, ये कमलनाथ सरकार के समय की पॉलिसी थी और हम भी चाहते हैं कि कोई मोनोपोली वाले धंधे नहीं हो। छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे समूह, अगर बहुत सारे व्यापारी होंगे तो इन सब चीजों से, अवैध शराब बिक्री से और जो ये कच्ची शराब बन रही है उससे भी बचा जा सकेगा। हमारी सरकार उसी पे काम कर रही है और हमारी सरकार उसी उनको पार कर रही है। और जी, शिवराज सिंह जी की सरकार में कितना मध्य प्रदेश में नई नई ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव में दुकानें स्थापित की, इसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, और सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक बार नींद लग गई तो उसके बाद अचानक कोई हादसे पर ये नींद खुली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।